वेलकम बैक। मेरे ख्याल से आपने अभी के सारे लेक्चर्स के नोट्स बना लिए होंगे और वो ध्यान में भी आपका होगा कि क्या क्या आपने पढ़ा था। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब आप पढ़ने जा रहे हो जो लगभग अभी कमिंग सारे जितने भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं एसोसिएट होगा। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें कहा गया एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंस्ट्रूमेंट्स का एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन ये क्या होता है, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है किसी इंस्ट्रूमेंट्स का एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। एंड एरर्स इन मेजरमेंट, जब आप मेजरमेंट करोगे तो उसमें एरर क्या आएगा। इन तीनों को अच्छे से समझने के लिए इसमें हम पहले लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, पहले आप मेरे साथ चलिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा अटेंशन की जरूरत होगी, ठीक है, एकदम उसको ध्यान से पढ़ना क्या क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे ये तीनों चीज़ क्लियर होगा। उसके बाद हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करो, अभी मेरे साथ यहाँ पे एक एग्जाम्पल को देखो। ठीक है, आप सभी लोग 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो, ठीक है, यदि याद होगा तो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ भी आपने पढ़ लिया था, ठीक है, सीरीज और पैरेलल ये सब चीज़ें आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मैं उसे अभी बताते भी जाऊंगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। इस एग्जाम्पल को देखोगे, मान लिया जाए कि ये दो रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्शन इस तरह से रेसिस्टेंस का होता है, ठीक है, और इसमें कोई एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा रहता है, कोई एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे जुड़ा रहता है। इन जनरल मैं इसको V मान रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी R मान रहा हूँ और इसको भी R मान रहा हूँ, मतलब सेम अमाउंट का जो रेजिस्टेंस है वो दो जगह हमने लगाया है। ठीक है, एक चीज़ हम एग्जाम्पल के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब यदि आपको इन जनरल ये कहा जाए कि इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, I जो है इसमें कितनी फ्लो होगी, तो कैसे लिखोगे? तो आपको ध्यान होगा कि I लिखने के लिए हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R और R सीरीज में है तो 2R हो जाता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे 2R से डिवाइड कर दे किसमें, V में, जो वोल्टेज है उसमें, तो ये करंट आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से करंट निकालते हैं। अब आपसे यदि तीसरा क्वांटिटी यहाँ पे पूछा जाए कि सपोज करो कि ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे वोल्टेज V है और इसको मैं VR कह दूँ तो अच्छा रहेगा क्योंकि दो V कन्फ्यूजन हो जाएगा। यदि ये VR पूछा जाए तो यहाँ ओम्स लॉ लगाते हो, इसमें करंट फ्लो हो रही है I और रेजिस्टेंस है R, तो ये जो VR होता है वो होता है करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस I टाइम्स ऑफ दैट रेजिस्टेंस R। इतना वोल्ट क्या होता है, ये VR होता है। क्लियर? तो यदि मैं अब 2-3 केसेस लूं, सपोज करो कि केस फर्स्ट यहाँ पे लेता हूं, केस फर्स्ट लेता हूं जिसमें जो जनरल हमने माना है उसको कुछ वैल्यू लेंगे। ठीक है, जैसे V को मान लिया कि V हमारे पास में 200 वोल्ट है, V हमारे पास में 200 वोल्ट है, और जो दोनों R है वो मतलब R जो बराबर है, लेट्स से वो 10 ओम का हम मान लेते हैं। ठीक है, या 100 ओम का मान लेते हैं, ये 100 ओम है और दूसरा भी 100 ओम है, तो दोनों R बराबर है तो 100 ओम के बराबर हो गया। तो इसलिए इस केस में यदि आप करंट निकालोगे तो सिंपल हो जाएगा 200 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 एम्पियर आ जाएगा। जैसे ही 1 एम्पियर आ जाएगा तो यहाँ पे इसलिए जो VR है, VR का वैल्यू इस केस में I टाइम्स ऑफ R मतलब 1 टाइम्स ऑफ 100 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो केस फर्स्ट को आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा कि इसके क्रॉस में वोल्टेज कितना है। इस दो पॉइंट का नॉमेनक्लेचर हम दे देते हैं A और B। तो A और B के बीच में पोटेंशियल जो आपके पास आया है 100 वोल्ट आया है, ये पोटेंशियल थ्योरेटिकल आया है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये थ्योरेटिकली हमारे पास में इस पहले केस के लिए 100 वोल्ट आ गया। अब सपोज करो कि मैं कहता हूं कि इस चीज़ को आप थ्योरेटिकली न लेके
एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट था। कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? वोल्ट मीटर। यही चीज़ यहाँ पे शो किया गया है। ये एक वोल्ट मीटर है जो क्या करता है? पोटेंशियल को मेजर करता है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वोल्ट मीटर से इस ए और बी के बीच में यदि हमें वोल्टेज मेजर करना है तो हमारे पास ये दो वायर है, ये ए और बी पॉइंट से, इसी के क्रॉस में जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये जो माइनस वाला पोर्शन है वहाँ पे बी आपने डायरेक्ट जैसे इस वायर को लाया और इस वायर को बी पे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे तो आपने बी के टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया सिंपली। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे बी जो टर्मिनल था वो कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट से। ठीक है, अब जो ये पोर्शन है इसमें 3 पॉइंट्स दिया हुआ है कि इसमें से तीनों में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन रेंज यूज किया जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पहला स्केल यहाँ पे 300 दिखा रहा है, दूसरा स्केल 3 तक और तीसरा स्केल 15 तक। तो एक्चुअली यदि ए को, जो ए यहाँ पे है, इस ए को यदि आपने सपोज करो कि कनेक्ट कर दिया 300 वाले पार्ट पे, तो सीधे ये कहता है इंस्ट्रूमेंट्स कि आपको जो 300 वाला जो स्केल है उसी पे रीड करना है। ठीक है, अब आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है तो जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेटली जो मेजरमेंट है वो दे दे। ध्यान रखना, एक मेजरमेंट आपने 100 वोल्ट निकाल दिया है थ्योरेटिकली, तो यूं आप कह सकते हो कि ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ये क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि आपका इधर यहाँ का मेजरमेंट जो होना चाहिए वो 100 वोल्ट होना चाहिए ए और बी के क्रॉस में। ठीक, तो जब आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने जाओगे तो सेम आना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इंस्ट्रूमेंट एकदम करेक्ट है। तो इस वजह से उसके रीडिंग में डिफरेंस आ सकता है। ओके, तो इसको जब मेजर करने गए इसमें, तो सपोज करो कि ये 100 के जगह पे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये जो लाइन है इस लाइन पे ये सपोज करो कि पॉइंटर दिखा रहा है। एक केस लेते हैं क्योंकि मेजरमेंट के बाद क्या आएगा वो इंस्ट्रूमेंट बताएगा। लेट से कि एज्यूम कर लिए कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अब आप बताओ, ये पूरा जो स्केल है वो 300 तक है, यहाँ से यहाँ तक 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है। अब यहाँ से यहाँ 100 में डिवीजन आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। इसका मतलब हर डिवीजन 10 वोल्ट को इंडिकेट करता है। तो ये एक डिवीजन पहले ही इंडिकेट कर रहा है, मतलब इसको यदि रीड करोगे, मैं कहूँ कि इसको रीड करो, तो आप इसको रीड करोगे तो रीडिंग जो आपके पास आएगा, रीडिंग जो आएगा वो आएगा 90 वोल्ट। तो इसका मतलब ये जो पहला वैल्यू था, जो ट्रू वैल्यू था, ये आया, और दूसरा हम कह सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू, इस केस में मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना आया? मेजर्ड वैल्यू जो आया यहाँ पे 90 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो आप सोचो दो डेटा आपके पास है। एक डेटा कह रहा है कि वहाँ पे वोल्टेज 100 होना चाहिए यदि ये केसेस है, तो आप कह सकते हो कि दिस इज नथिंग बट ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसको कह सकते हो कि ट्रू वैल्यू इतना है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स जो मेजर करके दे रहा है वो ये है। तो मेजर्ड वैल्यू आपके पास में ये आ गया 90 वोल्ट। तो आप कहोगे क्या कि मेजरमेंट में क्या है? एरर है। ठीक है, आप क्या कहोगे कि इस मेजरमेंट में एरर है। गॉट इट? इस मेजरमेंट में एरर है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ट्रू वैल्यू यदि आपको कोई चीज़ का मालूम है, यहाँ तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो उसका मेजर्ड वैल्यू डिफर कर सकता है, और जो डिफर कर सकता है, जो डिफरेंस है 10 वोल्ट का, वही एरर है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 एक्सपेक्ट हमें और भी देखने हैं, क्योंकि वो वर्ड जैसे एक्यूरेसी भी था, प्रेसिजन भी था, और आपके पास में तो ये जो 3 वर्ड थे, एक्यूरेसी, प्रेसिजन एंड एरर इन मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में एरर की बात हम कर रहे हैं, जैसा आपने देखा कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है वो एरर है। अब एक्यूरेसी प्रेसिजन पे भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, एक्यूरेसी प्रेसिजन को देखने से पहले एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपको आगे पढ़ना है, ये पार्ट पढ़ना है। यहाँ पे मैं जस्ट आपको दिमाग में लाना चाहता हूँ। यहाँ पे हर जगह पे ए मीन लिखा देखोगे, ठीक है, और माइनस ए मीन माइनस ए।
एक्चुअली इसको हम अच्छे से अभी यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर लेंगे इस मीनिंग में। ए मीन का मतलब ट्रू समझना और A1 का मतलब आप क्या समझना कि वो मेजर्ड वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू जो हो गया वही चीज़ आपके पास में एरर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन यदि हम इस एरर को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ट्रू वैल्यू में से जो ट्रू वैल्यू है माइनस मेजर्ड वैल्यू जो होगा उसको माइनस कर देंगे। ट्रू वैल्यू इसका कितना था 100 और मेजर्ड वैल्यू कितना था 90, तो कितना हो गया इसमें प्लस 10 वोल्ट का एरर आ गया। तो हम एरर के बारे में समझ में आ गया कि मेजरमेंट में एरर का मतलब क्या होता है। क्लियर है? ठीक है, मेजरमेंट में एरर का मतलब क्या हो गया, ट्रू वैल्यू से कितने अमाउंट से मेजर्ड वैल्यू डिफर करता है। तो अक्सर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू हम कर देते हैं। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन एक कन्वीनियंस में हमने मतलब एक कन्वेंशन हमने ऐसी मान लिया कि ट्रू माइनस मेजर करेंगे तो प्लस 10 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे उस सेंस को भी रखना है जैसे कोई इंडिकेट कर रहा है प्लस 10, जैसे इसको उल्टा पढ़ते हैं, एरर निकाला ऐसे, इसको उल्टा पढ़ते हैं। प्लस का मतलब ट्रू वैल्यू बड़ा है, मेजर्ड वैल्यू कम है, तो जैसे ही प्लस होगा प्लस 10 वोल्ट एरर, तो हम कहेंगे कि जो मेजरमेंट हुआ है वो 10 वोल्ट लेस हुआ है। यही चीज़ माइनस 10 होता तो क्या होता, जैसे ऐसा भी हो सकता था कि दूसरे केस में ये कहाँ पे पहुँच जाता, सपोज करो कि ये इंडिकेशन जो होता वो वहाँ पे नहीं इस डिवीजन पे होता, मतलब 110 यदि रहता तो माइनस 10 हो जाता। क्लियर? ठीक है, तो प्लस और माइनस इंडिकेट करता है कि जो मेजर्ड वैल्यू कम है या ज़्यादा है। प्लस क्या कर रहा है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है, और माइनस रहता तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ा है। जैसे मेजर्ड वैल्यू यदि हम ऐसा मान लें कि इफ़ ऐसा मान लें कि मेजर्ड वैल्यू जो है वो 110 वोल्ट होता, तो उस समय एरर जो हो जाता वो कितना होता 100 माइनस 110, मतलब माइनस 10 वोल्ट, और यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट करेगा, माइनस इंडिकेट करेगा कि मेजर्ड वैल्यू इज हायर। ओके, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गया। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, ध्यान देना, इसमें केस बदलेंगे तो उसके अनुसार से सब चीज़ बदलता रहेगा। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान देना, यदि मैं ऐसा कहता हूँ कि मैंने माना कि ये जो वोल्टेज है ये वेरिएबल है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि इस वोल्टेज को वेरी करके देखते हैं, और मैंने वेरी किया और लेट्स से कि मैंने इसे रख दिया 10 वोल्ट, मान लिया कि इसको 10 वोल्ट रख दिया। केस सेकेंड में यदि V को हमने 10 वोल्ट रख दिया तो सिंपली, और R को सेम मान लिया कि R भी 10 ओम है। ठीक है, R को मैंने 10 ओम मान लिया। ठीक, अब क्या होगा, इस समय जो I होगा वो 10/20 मतलब 1/2 एम्पियर होगा, और इसलिए जो VR होगा, जो R के क्रॉस में ट्रू वैल्यू होना चाहिए, वो कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 10 मीन्स 5 वोल्ट, मीन्स 5 वोल्ट। अब ट्विस्ट आ गया कहानी में, मेजर्ड वैल्यू 5 वोल्ट। आपको लगता है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स 5 वोल्ट इंडिकेट कर सकता है? नहीं कर सकता। देखो, 0 के बाद सीधे ये क्या करेगा, या तो सीधे यहाँ पे इंडिकेट करेगा, और या उसके बाद सीधे यहाँ पे इंडिकेट करेगा, और आपको दिख रहा है कि ये जो इंडिकेशन है ये सीधे 10 वोल्ट का है, फिर 20 वोल्ट, फिर 30 वोल्ट, 40, 50, 60 ऐसे करके 100 वोल्ट यहाँ पे हुआ है। तो 10 वोल्ट से नीचे को ये इंस्ट्रूमेंट मेजर ही नहीं कर सकता। तो यदि आप इसको यहाँ पे लगाओगे भी तो इट इज अनेबल टू मेजर दैट 5 वोल्ट। एक्चुअली 10 वोल्ट से नीचे कोई वोल्टेज को ये मेजर ही नहीं कर पाएगा। तो हम कहेंगे इस इंस्ट्रूमेंट में जो प्रेसिजन है वो 10 वोल्ट का है। सबसे लोएस्ट वैल्यू जो ये मेजर कर सकता है वो 10 वोल्ट मेजर कर सकता है, उससे नीचे नहीं कर सकता। तो इसकी प्रेसिजन 10 वोल्ट से ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकती। ठीक है, 5 वोल्ट को ये मेजर ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये आ गया कि जो इंस्ट्रूमेंट होगा कांट मेजर 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट के आसपास देता, कुछ एरर के साथ देता, लेकिन वो तो नहीं मेजर कर पा रहा है। तो ये क्या हो गया, हम इसको कह दिए कि यहाँ पे इसका जो सबसे लोएस्ट, इसको रिजोल्यूशन भी नाम देते हैं, और रिजोल्यूशन प्रेसिजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक पोर्शन, एक जो
डिवीज़न है वो 10 वोल्ट को दिखा रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये रिजोल्यूशन है। किसका? रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। और यही इसका प्रेसिजन बनेगा कि इसी से क्या होगा कि प्रेसिजन को देखेंगे। प्रेसिजन में हल्का सा चीज़ मैं आपको अभी और बताऊंगा, तब आप समझ में आएगा। अभी सिर्फ दो चीज़ को समझो, ठीक है। प्रेसिजन को करेक्टनेस के साथ जानने से पहले सिर्फ रिजोल्यूशन देखा कि मिनिमम रिजॉल्व कितना कर सकता है वो वोल्टेज को। जैसे ये 10 वोल्ट से नीचे नहीं कर सकता, 10 वोल्ट से ऊपर ही मेजर कर सकता है, ठीक है। और एरर देखा कि मेजरमेंट में एरर क्या हो सकता है। अब मैं सेम क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करता हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब थोड़ा सिंबॉलिक में ला देते हैं कि सपोज करो कि वही सेम चीज़ यहाँ पे हम ले रहे हैं और सिंबॉलिक उसमें हम ला रहे हैं कि हर चीज़ को यहाँ पे हमने बना दिया कि लेट से ये हमारा 200 वोल्ट था, तो 200 वोल्ट लिख देते हैं। ये 100 ओम है और ये भी 100 ओम है, तो ये लिख देते हैं। और इसके अक्रॉस में ये ए और बी पॉइंट था, ठीक है। ए और बी के पॉइंट के अक्रॉस में जो ट्रू वैल्यू है ए बी के अक्रॉस में वो 100 वोल्ट है, ये भी लिख देते हैं इस केस में। अब सपोज करो कि यहाँ पे मेजरमेंट के लिए हम वोल्ट मीटर लाए हैं, यहाँ पे मेजरमेंट के लिए एक वोल्ट मीटर लाए हैं, जिसे हमने इंडिकेट ऐसा कर दिया। दो तरह के वोल्ट मीटर लाए, पहला ये ग्रीन कलर का वोल्ट मीटर लाए और दूसरा सपोज करो कि उसी को मेजर करने के लिए एक ब्लू कलर का वोल्ट मीटर लाए, जो सेकेंड वहीं पे हम मेजर करके देखेंगे सेम वैल्यू को। तो देखा ये कि जब इस ग्रीन कलर ने मेजर किया है, मतलब VAB जो मेजर्ड है, ग्रीन कलर ने मेजर किया, लेट से पहले वाला केस ले लेते हैं, 90 वोल्ट मेजर किया। और इस ब्लू वाले ने मेजर किया, VAB के क्रॉस में जो मेजर किया, इसने मेजर कर लिया लेट से 95, ठीक है। तो ध्यान देना, पहले इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स में अंदर में खराबी हो सकता है, बहुत दिन यूज किया उसकी वजह से हो सकता है, मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके कम या ज़्यादा मेजर करने का। उसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, वो इलोंगेट हो चुका है, वो ख़राब हो चुका है, उसमें जंग लग चुका है, ठीक है, या हमने गलती से 0 सेट नहीं किया। ऐसे कई सारे रीज़न हो सकते हैं जो उसको एक एक करके देखेंगे। बट मेजर पहला इंस्ट्रूमेंट 90 वोल्ट करता है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो 95 वोल्ट करता है। अब मैंने यदि आपसे पूछा कि अच्छा बताओ कि इस मेजरमेंट में एरर कितना है, तो आप कहोगे इस मेजरमेंट में जो ग्रीन कलर का जो मतलब ग्रीन कलर का जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें यदि एरर हम देखें, फर्स्ट इसको मान लेते हैं, तो ट्रू वैल्यू 100 माइनस 90 प्लस 90 का प्लस 10 वोल्ट का इसमें एरर है। यदि मैं यही चीज़ पूछूं कि इसमें एरर कितना है, तो कितना होगा 100 माइनस 95, तो हम कहेंगे इसमें प्लस 5 वोल्ट का एरर है। अब बताओ, यदि मैं इस दो इंस्ट्रूमेंट्स में आपको चूज करने के लिए दूं कि कौन सा यूज करो, तो आपका ऑब्वियस सा नेचुरल चॉइस होगा कि सर सेकेंड करो, क्योंकि सेकेंड में एरर, मेजरमेंट में एरर बहुत कम है। जो अनसर्टेनिटी है कि मेजरमेंट में इतना अनसर्टेन हो सकता है, 100 वोल्ट होना चाहिए लेकिन ये मेजर करके 90 या 95 दे रहा है, तो आप कहोगे कि ये क्लोज टू ट्रू वैल्यू है, इसको यूज करो, ठीक है, इसको नहीं यूज करो इन दोनों में। तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है, इन दो इंस्ट्रूमेंट्स में बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स कौन है, सेकेंड। और हम कहेंगे कि ये जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि जिसका एरर कम होगा मेजरमेंट में, हम कहेंगे कि वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो एक्यूरेसी का जो चर्चा हम करेंगे, एक्यूरेसी और एरर आपको दिख रहा है एक सेम चीज़ों से रिलेटेड है। जिसमें एरर कम उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा, और जिसमें एरर ज़्यादा उसमें एक्यूरेसी कम। तो हम कहेंगे ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेसी का मीनिंग आपको समझ में आ गया। एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन इन इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात कर रहे थे, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन इन इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे, एक्यूरेसी हमें पता चल गया। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, तो हमें एक्यूरेसी का मीनिंग पता चल गया कि अच्छा चलो कि एक्यूरेसी क्या था, एक इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी क्या है जिसमें एरर कम होगा। जो मेजर जब करेगा एरर कम होगा तो उसको हम कहेंगे हाईली एक्यूरेट। गॉट इट। पहला पॉइंट मेरे ख्याल से
क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एरर मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि मेजरमेंट में जो डिफरेंस होता है ट्रू और किसका, ट्रू और मेजर्ड वैल्यू का, उसे हम एरर कहते हैं। तो एरर पहले ही पता चल गया। तो ये दूसरा पॉइंट्स आपको पहले ही पता है कि एरर क्या है और एक्यूरेसी क्या है। अब प्रिसीजन की हम बात थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। अभी एक्चुअली हमने रिजोल्यूशन आपको बताया था। रिजोल्यूशन और प्रिसीजन एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा प्रिसीजन के बारे में हम हल्का सा बात करते हैं। ठीक है, जैसे अब मैंने क्या किया, जैसे ये जो पहला इंस्ट्रूमेंट था ये 90 वोल्ट मेजर करके दे रहा था। ठीक है, मैंने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया। ध्यान रखना, मैंने इसी मेजरमेंट का जो एक्टिविटी है उसे बार बार कर रहा हूँ। तो हमने मान लिया कि इसका जो मेजरमेंट आ रहा है, पहले में V1 में ये 90 दे रहा था, दूसरे केस में इसने 92 दिया, तीसरे केस में मतलब हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। ठीक है, 91 दिया, चौथे केस में इसने 89 दिया, पांचवें केस में, ऐसा करके हम क्या कर रहे थे, इसके आस जैसे जब इसको मेजर कर रहे थे रिपीट किया हमने, एक्सपेरिमेंट को क्या कर दिया, रिपीट किया। तो एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया कि सेम मेजर करो, इसी इंस्ट्रूमेंट से बार बार मेजर करो। तो हो सकता है कि अंदर का जंग वंग ठीक हो गया तो सही एक मेजरमेंट मतलब 100 के आसपास जा रहा है। ठीक है, तो हमने रिपीट किया तो ये मिला। ठीक, सपोज करो कि जो नेक्स्ट ये पार्ट था, जो हमारा सेकेंड वाला पोर्शन था, ये इसमें भी रिपीट किया एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, मेजरमेंट को हमें बार बार करना है। तो इसने पहले में मेजरमेंट इसने 95 दिया था, दूसरे में मेजरमेंट जो दिया इसने 95.5 दिया, तीसरे में मेजरमेंट इसने दिया 94.5, चौथे में मेजरमेंट दिया 95.2, पांचवें में मेजरमेंट दिया सपोज करो कि 95.3। अब देखो क्या है, यदि हम सोचो, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि ठीक है इंस्ट्रूमेंट एरर दिखाता है 10 वोल्ट का, तो मैं बार बार यदि एक्सपेरिमेंट करूं तो वो 90 वोल्ट ही दिखाना चाहिए। लेकिन ये क्या किया, यहाँ पे देखो, इससे इसमें गए तो +2 ज़्यादा दिखा दिया, यहाँ से यहाँ पे गए तो -1 दिखा दिया, यहाँ से यहाँ पे गए तो 91 से 89 तक आने के लिए आपको 1 और 2 -2 ऐसे कर दिया, यहाँ से यहाँ पे गए तो सीधे 4 +4 दिखा दिया। मतलब आप एक्सपेरिमेंट सेम कर रहे थे, कोई भी चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं किया था, तो आपका एक्सपेक्टेशन था कि ये वैल्यू सेम मेजर करके दे। ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है वो एरर 10 वोल्ट का दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट हर जगह तो 90 दे। लेकिन इसने +2 -1 -2 +4, मतलब अच्छा खासा डिफरेंस ये आ रहा है किसका, उस इंस्ट्रूमेंट का। लेकिन यदि आप यहाँ पे इसी चीज़ को गौर से देखोगे तो 95.5 यहाँ पे प्लस जस्ट 0.5 ज़्यादा किया है, यहाँ पे देखेंगे तो सेम कर दिया। ठीक है, 0 ही इसने ऐसा किया, यहाँ पे 0.3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस है, मतलब आपस में जो रीडिंग है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, मैं यदि कहूँ कि ये जो मेजरमेंट है इसमें ज़्यादा डिफरेंस है या इसमें ज़्यादा डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कि इस केस में ज़्यादा डिफरेंस है। मैं जब रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करता हूँ उस इंस्ट्रूमेंट से, सेम रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन वो सेम एक्सपेरिमेंट में अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें क्या है कि जो डेटा है वो थोड़ा सा सेपरेटेड ज़्यादा है, दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे उसमें क्या है, कम है। तो हम कहेंगे ये हाईली प्रिसाइज है। गॉट इट, हम कहेंगे कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसकी प्रिसीजन बढ़िया है। तो आप मुझे बताओ, प्रिसीजन की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब हम एक इंस्ट्रूमेंट से एक एक्सपेरिमेंट बार बार करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि उसमें क्या हो कि सेम रिजल्ट आए, लेकिन यदि उस रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तो हम कहेंगे कि बेकार प्रिसीजन है, इस इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिसीजन बेकार है। और यदि वो एकदम क्लोजली रिजल्ट देता है तो हम कहते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट्स का प्रिसीजन अच्छा है। गॉट इट, तो प्रिसीजन कहाँ से रिलेट हो गया आपको पता चल गया। गॉट इट, ठीक है। अब एक और चीज, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना, क्या लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा वो लेस एक्यूरेट भी होगा?
देखो एक्यूरेसी का कहीं ना कहीं मेजरमेंट कहां से था, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस से, गॉट इट। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या कोई कोई लेस प्रिसाइज है तो क्या लेस एक्यूरेट होगा, या मोर प्रिसाइज है तो मोर एक्यूरेट होगा, या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है? आंसर इज व्हाट, सोचो जरा। जिसका आंसर है कि लेस प्रिसाइज लेस एक्यूरेट होगा, गलत है। एक्चुअली प्रेसिजन का एक्यूरेसी से, एरर से लेना देना नहीं है। एक इंस्ट्रूमेंट रिपीटेड यदि हमने एक्सपेरिमेंट किया तो यदि मेजरमेंट वहीं पे रह गया तो हम कहेंगे कि वो क्या है, हाईली प्रिसाइज है। एक ही जगह पे रीडिंग ज़्यादा डिफर नहीं किया तो, लेकिन यदि ज़्यादा डिफर कराएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो बेकार, इसकी प्रिसीजन बेकार है। लेकिन एक्यूरेसी देखने के लिए हम देखेंगे कि ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक है। ज़्यादा नज़दीक ज़्यादा एक्यूरेट, ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा दूर लेस एक्यूरेट। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि एक इंस्ट्रूमेंट हाईली प्रिसाइज हो लेकिन लेस एक्यूरेट हो, ऐसा भी हो सकता है हाईली प्रिसाइज और हाईली एक्यूरेट भी हो। ठीक है, इन चार कॉम्बिनेशन का जो पॉसिबिलिटी है उसको मैं आपको एक फिगर से दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये बहुत ज़बरदस्त सा पॉइंट है, आप इसको यदि ध्यान से जानोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको समझने को मिलेगा चीज़ें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक भी है, कंसेप्चुअल भी है, और ये हर जगह पे चलता भी रहेगा। इन चार फिगर को अच्छे से देखते हैं। आपने गेम खेला होगा कि बिल्कुल मिडिल में हमें टारगेट करना है। आप देखो जितने भी आपका टारगेट था वो मिडिल में ऐसे है और ये सभी के सभी यहीं पे है। तो आप कहोगे अच्छा टारगेट के मैं नज़दीक हूँ तो मैं हाई एक्यूरेसी के साथ हूँ, क्योंकि मेरा ट्रू वैल्यू यहाँ पे मारना था, तो हम कहेंगे कि उसकी एक्यूरेसी हाई है। प्रेसिजन की बात बाद में करेंगे। यहाँ पे देखा टारगेट आपका यहाँ था, आप पता नहीं कहाँ पे आपने इस जो भी एरो है वो गया है खेलने के बाद, तो हम कहेंगे कि लो एक्यूरेसी है। सिर्फ अभी एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे ओके कि आप जो टारगेट था उसके आसपास ही हो, क्योंकि उस पूरे उसमें देना था, तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे टारगेट जो है वो आपका यहाँ पे था, तो कहेंगे एक्यूरेसी इसकी क्या है, हाई है। यहाँ पे टारगेट यहाँ पे था, देखो आप यहाँ मारे यहाँ मारे यहाँ मारे यहाँ मारे, ये अलग अलग मारे, इसकी एक्यूरेसी बेकार हो गई। तो टारगेट के कितना क्लोज हो उतना हाई एक्यूरेट, जितना टारगेट के क्लोज उतना हाई एक्यूरेट, जितना टारगेट से दूर उतना लो एक्यूरेट। गॉट इट। अब देखेंगे कि हर एक बार जो था, मतलब हर एक बार जो आपने ये स्ट्राइक करने की कोशिश किया था इस पे, वो आपस में नज़दीक में है या दूर में है। ये देखो सभी के सभी आपस में नज़दीक में है, मतलब आप प्रिसाइज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो हम कहेंगे हाई प्रेसिजन है। यहाँ पर भी आपस में क्या है, नज़दीक है, आप प्रिसाइज बहुत ज़्यादा हो, हाई प्रेसिजन। यहाँ पे ये सभी स्कैटर हो गया, आप बहुत दूर दूर पे, कभी यहाँ मारे यहाँ मारे यहाँ मारे यहाँ मारे यहाँ मारे, मतलब प्रेसिजन इसकी लो हो गई। ये तो और ही लोएस्ट प्रेसिजन हो गया। ये तो देखो आपने प्रेसिजन का तो बात ही छोड़ दो कि एकदम खत्म ही होगा, कहीं से कहीं आप ये कर रहे हो, ठीक है, तो लो प्रेसिजन हो गया। ठीक है, तो पॉसिबल है कि हाई एक्यूरेसी और हाई प्रेसिजन हो, मतलब एकदम टारगेट पे भी आप टारगेट के एकदम नज़दीक भी हो, और सारे जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा टारगेट जो था सभी लगभग एक ही के आसपास ही है, तो हम कहेंगे हाईली प्रिसाइज भी है। यदि टारगेट से बहुत दूर हो, मैं कहूँगा कि बहुत लो एक्यूरेसी है आपका। ठीक है, हो सकता है कि आपने वो चीज़, लेकिन निशाना बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ पे मारते हो आप एक ही जगह पे पूरा आपने सारे निशाने को रखा है, तो आप कहोगे प्रिसाइज तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है लेकिन एक्यूरेट नहीं हो, टारगेट से बहुत दूर जा रहे हो, प्रिसीजन बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों मतलब एक्यूरेसी तो अच्छी है बट प्रेसिजन अच्छी नहीं है, आप एकदम स्कैटर कर दिए, सारे निशाने आपको पहला दूसरा पाँचवा दसवां तक सब अलग अलग है। यहाँ पे दोनों चीज़ बेकार है, टारगेट से भी दूर हो और प्रेसिजन का भी बेकार है, ये सबसे बेकार हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रेसिजन और एक्यूरेसी आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तीन टर्म्स मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि एक्यूरेसी, प्रेसिजन क्या है और एक इंस्ट्रूमेंट से किस तरह से ये जुड़ा हुआ है। हमेशा प्रेसिजन के बारे में जब भी बात करेगा तो वो इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा पार्ट होगा, और जैसे ही एरर कैलकुलेट करने की बात होगी
वहाँ पे एरर होगा। तो इसलिए हम इस डेफिनेशन को यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी क्या है? इज द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, एक्यूरेसी है। और एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड और ट्रू वैल्यू को जब हम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, हमेशा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करते हैं, ठीक है, तो इससे हमें एरर आता है। तो उसका डिफरेंस जब क्वांटिटी मेजर किया जा रहा है उसका कि डिफरेंस कितना है, तो वहाँ पे एरर हो गया। ठीक है, तो एरर एक्यूरेसी में रिलेशन है, इट्स ओके। लेकिन एक्यूरेसी हम तब बात करेंगे जब इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। जब मेजरमेंट में हम वो कैलकुलेट करेंगे तो हम एरर की बात करेंगे। एक्यूरेसी की बात इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए करेंगे कि अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट्स हाईली एक्यूरेट है, ये हाईली मतलब कि एक्यूरेट नहीं है, इस तरह का। ठीक है, मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस सी बात है, द रिजल्ट्स ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंटेन सम अनसर्टेनिटी। कुछ न कुछ उसमें अनसर्टेनिटी रहता ही है हर मेजरमेंट में। वही अनसर्टेनिटी जो है उसको एरर कहते हैं। जैसे वहाँ पे 100 वोल्ट मेजर करना था, 95 वोल्ट मेजर कर रहा है, तो उसमें अनसर्टेनिटी है 5 वोल्ट का। 100 वोल्ट मेजर करना था, एक इंस्ट्रूमेंट 90 वोल्ट मेजर कर रहा है, उसमें अनसर्टेनिटी है किसका? 10 वोल्ट का, वही एरर है। ठीक है, तो ये जिसको एरर और प्रिसीजन, इसके बारे में। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब मैं कितना भी फास्ट पढ़ूँ या एक एक लाइन को बताता रहूँ तो आपको समझ में आता रहेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके दिमाग में वो चीज़ आ गया कि एक्चुअली में तीनों क्या है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इसमें एक एक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। ये बेस बनाएगा तो इसको समझना जरूरी है। ओके, तो जल्दी जल्दी से समझ। देखो, मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेजरमेंट फाउंडेशन है, क्योंकि देखो जब तक मेजरमेंट नहीं करोगे तब तक एक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, हर चीज़ का। आप यदि सपोज करो कि एक उसको कह सकते हैं कि बंदूक ही बनाया, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना रेंज है इसका, कहाँ जाके स्ट्राइक करेगा, अदरवाइज क्या यूज उसका, है ना, जब आपको पता ही नहीं है। तो मेजरमेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए। मिसाइल आपने बनाया, यहाँ से उड़ाया और इंडिया में ही गिर गया, तो कितना बेकार है। ठीक है, आपको इंजीनियर होने पे लाना तो जाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये यदि हमने मिसाइल बनाया है तो इसका टारगेट कहाँ पे होगा, तो कितना दूर जाएगा, क्या होगा, किस कंडीशन में क्या होगा, सारा चीज़। तो मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, The result of every measurement by any measuring instruments contains some uncertainty। और ये भी ध्यान में रखें कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहे, चूंकि उससे ह्यूमन ने बनाया है तो कुछ न कुछ उसमें एरर होगा। उसमें कुछ जो भी पार्ट्स यूज किए गए हैं उसमें कुछ न कुछ खराबी जरूर होगा। एकदम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, जब ह्यूमन ही नहीं है तो वो इंस्ट्रूमेंट बनाया कैसे हो सकता। तो उसमें अनसर्टेनिटी डेफिनेट होगा। और ये भी मैं बता दूं कि बिना अनसर्टेनिटी का यदि आप कोई मेजरमेंट बताते हो तो मीनिंगलेस है। मतलब मेजरमेंट विदाउट अनसर्टेनिटी इज मीनिंगलेस। ध्यान रखना, मेजरमेंट विदाउट अनसर्टेनिटी इज मीनिंगलेस। इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि किसी ने कहा कि आपके हाइट को मेजर करना है। ठीक है, अब आपके हाइट को मेजर करने के लिए यदि मैं सपोज करो कि आपको कहा कि खड़ा हो जाओ और ये हाइट को मेजर करो, किसी ने बता दिया कि आप 5.5 फीट के हो। ठीक है, और उसने अनसर्टेनिटी नहीं बताया कि प्लस माइनस कितना इसमें एरर हो सकता है, इसमें प्लस माइनस 0.5 का या 0.05 का, 0.05 फीट का है, ये अनसर्टेनिटी नहीं बताया, तो ये मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? अब देखो, जैसे आप खड़े रहोगे तो ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो नीचे की तरफ है। आप जो है सेल्स से बने हो, सभी कॉन्ट्रैक्ट होंगे और सबका जो इकट्ठा सा आपको रिजल्ट दिखेगा, वो ये दिखेगा कि आप थोड़ा सा छोटा दिखोगे, क्योंकि हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ज़मीन की तरफ में, क्योंकि उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ रहा है। यदि आपको मैं कहूँ कि अच्छा खड़े नहीं रहो, मैं आप हाइट मेजर करूँगा, बट आप क्या करो, लेट जाओ। आप क्या करो, लेट जाओ इस ऐसे एक हॉरिजॉन्टल उस पर। आपका यहाँ पे मेजरमेंट मैं करूँगा तो ज़रूरी नहीं कि 5.5 फीट आए, हो सकता है कि 5.8 फीट आ जाए, 5.8 फीट आ जाए, 5.56 आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए। मतलब ये जरूर डिफर करेगा कि उस समय, क्योंकि आपका जो मसल्स है और जो सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो इस थोड़ा सा रिलैक्स मोड में है, तो थोड़ा सा लंबाई आपको ज़्यादा मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि आपका हाइट 5.5 फीट है, तो गलती हो गया ना। यदि मैं कहता हूँ कि अच्छा 5.5 फीट में प्लस माइनस 0.3 है, प्लस माइनस 0.3 में कर दिया, तो 0.3 मतलब
5.5 प्लस 0.3 तो 5.8 हो जाएगा, और माइनस भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है। तो इस तरह से अनसर्टेनिटी जब मैं बताऊंगा तो क्लियर हो रहा है कि अच्छा ठीक है कि यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकता है, अब वो मीनिंगफुल हो गया मेजरमेंट। गॉट इट? तो इस पॉइंट को याद रखना कि एनी मेजरमेंट विदाउट अनसर्टेनिटी इज मीनिंगलेस। ठीक है, यदि मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी इंडिकेट करते हुए आप देखते हो तो हमें अनुभव हो जाता है अच्छा कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। जैसे एक मिसाइल हमने बनाया और हमने कह दिया कि जहाँ से आपने इसके इजेक्ट किया है इस मिसाइल को, ये प्लस माइनस 10 मीटर पे रहेगा, प्लस माइनस 10 मीटर पे रहेगा। तो इसका मतलब आपने उसको एक करेक्ट जानकारी दे दिया कि देखो मिसाइल को यहाँ से छोड़ोगे तो या तो 10 मीटर आगे या 10 मीटर पीछे गिरेगा। आप कभी भी उस मिसाइल को यदि इजेक्ट करना है, आप बाउंड्री के 10 मीटर इधर नहीं कर सकते, क्योंकि 10 मीटर इधर करोगे तो आपको पता है कि वो 10 मीटर पीछे आ सकता है। तो आप उस रेंज पे जाओगे कि ये प्लस माइनस 10 आने के बाद भी बाउंड्री के उस साइड गिरे। गॉट इट? तो सारे मेजरमेंट में ये इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है बच्चों में। और होगा क्या कि आगे जाके आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने आओगे उसमें कुछ चीज़ ऐसा दे दिया, अनसर्टेन वाला पार्ट दे दिया, आप उसको हैंडल करने नहीं जानोगे। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड द एरर। फिजिसिस्ट इसको एरर कहते हैं। एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू ऑल्सो हैव एन एरर। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर्ड वैल्यू पे बेस्ड है उसमें एरर होगा। आप 1 kg आलू खरीद के लाए, जरूरी नहीं कि वो 1 kg होगा, कुछ ना कुछ प्लस माइनस उसमें होगा ही। वी शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टर्म्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिस्टिंग्विश करेंगे। आपको पहले से बेस मालूम है बट पढ़ लेते हैं इसको। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। क्या हो गया कि जो द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। एक्यूरेसी क्या मेजर करता है कि कितना क्लोज ट्रू वैल्यू के नज़दीक आप हो। ठीक है, जैसे 100 वोल्ट ट्रू वैल्यू है तो यदि आप 99.9 यदि कोई मेजर करके देता है तो हम कहेंगे बहुत क्लोज है, ओ इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। 100 वोल्ट यदि ट्रू वैल्यू है और कोई 85 मेजर करके देता है, 85 वोल्ट, ओ बहुत फार है, मतलब इसका जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, इसकी एक्यूरेसी बहुत बेकार है। समझ में आ गया? तो उस क्लोजनेस का। लेकिन प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। प्रिसीजन कहता है कि किस रिजोल्यूशन तक क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। मैंने आपको इस अभी डिस्कशन में बताया था कि आप यदि कोई वोल्ट मीटर लेते हो तो उस वोल्ट मीटर में आपको पता होता है कि जैसे इस चीज़ को यदि हम अच्छे से देखें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यदि आप इस 300, ध्यान रखना ये स्केल पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए मैं फिर से इस पे आ गया हूँ। जैसे देखो 300 वाले स्केल को लोगे तो यहाँ पे एक डिवीज़न जो है, एक डिवीज़न 10 वोल्ट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इसकी रिजोल्यूशन 10 वोल्ट हो गई। लेकिन यही चीज़ आप सोचो, सपोज करो कि ये 3 वोल्ट वाले रेंज पे है, तो 3 वोल्ट वाले रेंज पे यदि आप आ गए तो यहीं पे 1 वोल्ट है, तो हर एक डिवीज़न कितना हो जाएगा? 0.1 वोल्ट। तो इसका रिजोल्यूशन इस स्केल पे कितना है? 0.1 है। यदि आप 15 वोल्ट वाले रेंज पे आओगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 है और 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2, 0.5 वोल्ट। तो इस स्केल में रिजोल्यूशन 0.5 वोल्ट है, इस स्केल में 0.1 है, इस स्केल में 10 वोल्ट है। आप मुझे बताओ सबसे लोएस्ट रिजोल्यूशन कहाँ पे है? 0.1 वोल्ट, जब 3 वोल्ट वाले रेंज पे हो, है ना, जब यहाँ पे लगाओगे। तो इस दो टर्मिनल को यदि आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा कि इसका जो प्रेसिजन रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा, इंस्ट्रूमेंट का प्रिसाइज रहेगा ज़्यादा। गॉट इट? ठीक है, एरर के बारे में नहीं है कि एरर कम देगा या ज़्यादा देगा, हाँ प्रिसाइज ज़्यादा होगा 0.1 वोल्ट के रेंज में। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि तो वही चीज़ हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, ये क्या होता है कि जो ये प्रिसीजन है टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज
मेजर्ड। ओके, सो गॉट। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ये चीज़ मैं पहले पढ़ता तो शायद आपको कुछ भी पता नहीं चलता, ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल से सब चीज़ को समझा दिया, ठीक है। और यही चीज़ आपका आगे भी चलता रहेगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का मतलब ये नहीं होगा कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के निकल लिया, मैं आपको एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो आप खुद पढ़ोगे तो हो सकता है ना पता चले। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट में डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। एक्यूरेसी मतलब कौन सा चीज़, एरर वाला पोर्शन, ठीक है, कि वो ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक है। मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग द लिमिट और द रिजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कहा कि इंक्लूडिंग द लिमिट एंड रिजोल्यूशन ऑफ द मेजरमेंट। रिजोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा था कि 5 वोल्ट को मेजर करना था, ठीक है, एग्जाम्पल को नहीं तो फिर से आप उस लेक्चर को देखना जिसमें ये एग्जाम्पल बताया गया है कि 5 वोल्ट और किसी का रिजोल्यूशन ही उससे छोटा है, तब तो एरर अच्छा खासा देगा। तो लिंक है, इंक्लूड उससे भी डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। द ट्रू वैल्यू ऑफ सर्टेन लेंथ इज नियर दिस। किसी ने ट्रू वैल्यू को लिख दिया कि 3.678 एक लेंथ का ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अब हम कहते हैं इन वन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसमें जो रिजोल्यूशन है, मतलब यदि हम इसमें ये डिवीजन की बात करें तो हर एक डिवीजन जो है वो कैपेबल है 0.1 सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो सोचो यदि 0.1 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन है, द मेजर्ड वैल्यू इज फाउंड टू बी 3.5 सेंटीमीटर। वहाँ पे मेजर्ड वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर होगा। आपको लगता है कि 3.6 मतलब 3.5 उसने मेजर किया है, क्या 5 के बाद कुछ वो कर सकता था? जैसे सपोज करो कि ये 3.678 है, ये 0.1 वाला पार्ट 0.1 से बढ़ता है तो सीधे ये 3 जैसे एक बार यदि 3.6 आ गया तो कभी ऐसा नहीं हो सकता 3.67 ऐसा दे, 3.678 दे, थोड़ा थोड़ा ये बड़ा वैल्यू, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद सीधे ये जंप करेगा 3.7 पे। ये दोनों को दोनों इंडिकेट नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ यही वैल्यू दिखा सकता है। तो उसने कहा चलो ठीक है कि वो एक जो मेजरिंग ये जो स्केल था उसमें 0.1 सेंटीमीटर का जो ये है उसने मेजर करके दिया 3.5 सेंटीमीटर। ओके, while in another experiment using the measuring device of greater resolution say 0.01 सेंटीमीटर। मतलब अब हमने एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया है जिसमें ये जो रिजोल्यूशन है और तगड़ा है और एक डिवीजन जो है वो 0.01 सेंटीमीटर को भी दिखा सकता है। तो वहाँ पे पॉसिबल है कि 3.67 भी दिखा सके, ठीक है, जैसे 3.67 भी दिखा सके, 3.67 के बाद 68 पे आएगा, 3.69 पे आएगा, हाँ। लेकिन अब आप कहोगे कि इसके मॉडरेट में 3.679 को इंडिकेट करो तो इसको इंडिकेट नहीं करेगा क्योंकि 0.01 से बढ़ता है। तो 6 है, 0.01 इसमें ऐड करोगे तो 68 हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो ऐसे, तो ये इसको नहीं दिखा पाएगा। लेकिन हाँ, इसके बाद सीधे इसको दिखाएगा, ठीक है। तो इसने मेजर करके दिया लेंथ इज डिटरमाइंड टू बी 3.38। तो इसने जो मेजर करके दिखाया, देखो इसने जो मेजर करके दिखाया था वो कितना मेजर करके दिखाया था 3.5, इसको लिख देते हैं। इसने जो मेजर करके दिखाया है वो कितना दिखाया है 3.38, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। और ये है ट्रू वैल्यू। द फर्स्ट मेजरमेंट हैज़ मोर एक्यूरेसी। आप देखो 3.678 और 3.5 मेजरमेंट है, इन दोनों को कंपेयर करो और इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, ये लेस एक्यूरेट आपको दिखेगा। तो ये क्या है, लेस एक्यूरेट है। ये क्या है, मोर एक्यूरेट है। क्यों मोर एक्यूरेट है? क्योंकि ये किसके नज़दीक है, ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है। 3.5 इज मोर क्लोज टू 3.6 देन 3.38। तो 3.38 है जो 3.6 के क्लोज नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट मेजरमेंट हैज़ मोर एक्यूरेसी बिकॉज इट इज़, कहाँ तक ये मेजर कर रहा है, देखो ये सब बहुत छोटा छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए ये जो पॉइंट्स इसको पढ़ने में हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, इसमें हम आराम से सब चीज़ों को पढ़ के समझेंगे। तो यहाँ पे जो पहला इंस्ट्रूमेंट्स है वो
ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दिया है, क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू बट लेस प्रिसाइज, लेकिन वो प्रिसीजन अच्छी नहीं है। प्रिसीजन अच्छी नहीं है क्योंकि 3.5 है, 3.56 को नहीं बता सकता, तो लेस प्रिसीजन है, ठीक है। और क्योंकि 0.1 उसमें था। वाइल द सेकेंड मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसीजन, ये लेस एक्यूरेट है लेकिन इसकी प्रिसीजन अच्छी है, 3.38 डेसिमल के सेकेंड पॉइंट तक भी ये बता पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को इन्होंने यहाँ पे बताया। तो पहले भी मैं बता दिया था, इनको समझाने का वो तरीका अलग हो गया कि एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, लेस रेजोल्यूशन, लेस प्रिसीजन और मोर प्रिसीजन, लेस एक्यूरेट, चारों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ओके, तो वो चीज़ हो गया। 10 एवरी मेजरमेंट इज अप्रॉक्सीमेटेड ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट। इन जनरल द एरर इन मेजरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज 2 पार्ट, मतलब 2 तरह से हम एरर को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है। मैं इन 2 एरर के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ कि अच्छा कि ये 2 तरह के एरर कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। एरर, प्रिसीजन, एक्यूरेसी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो फिर से आप देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और फिर हम आपको बताएंगे कि ये एरर कितने तरह का होता है और उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक, बाय। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। पिछले क्लास में हमने 3 चीज़ों को देखा था कि एरर, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, और साथ साथ में उसके बारे में भी हम देख लिए थे कि उसको डेफिनेशन कैसे हम दे सकते हैं एक्यूरेसी और एरर का, ठीक है। ये पॉइंट्स है, आप खुद रोक के इसको पढ़ सकते हो क्योंकि समझा चुका हूँ मैं पिछले लेक्चर में। और पॉसिबिलिटी है कि एक हाईली एक्यूरेट हाई प्रिसीजन भी हो, लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन हो, हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन हो, और लो एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन हो। ये चारों पॉसिबिलिटी था, ठीक है। ये चीज़ हम देख लिए थे। और हमारा आज का टॉपिक है कि एरर जो है वो कितने तरह का होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एरर कितने तरह का होता है। पिछले क्लास में आपने थोड़ा सा देख लिया था उसके बारे में कि एरर को 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर क्या है, कैसे है, क्या इसको हम इस एरर को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन, मेजरमेंट का एक्सपेक्टेशन तो यही होगा कि हम जो भी चीज़ मेजर करें वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक हो। अब मैं बार बार पिछले लेक्चर से यूज कर रहा हूँ ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का एक मीनिंग तो आप जान चुके थे कि यदि थ्योरेटिकली कोई चीज़ आप निकालते हो तो ट्रू वैल्यू होता है, लेकिन अक्सर जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मालूम हो, ठीक है। काइंड ऑफ जैसे आप सपोज एक स्पीकर का साउंड चेक कर रहे हो, ठीक है। अब साउंड चेक कर रहे हो तो उसमें थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ साउंड कहाँ से लाओगे, नहीं पता होगा। लेकिन यदि आपने उसको बार बार एक्सपेरिमेंट किया तो ऑन एन एवरेज जो आपको पूरे 100 एक्सपेरिमेंट में जो ऑन एन एवरेज आपको दिख रहा होगा कि अच्छा इसी के आसपास इसका साउंड क्वालिटी है, तो आप कहोगे कि वही ट्रू है। अब ट्रू आपको पता चल गया कि ये साउंड क्वालिटी है, तो अब नेक्स्ट टाइम या जब वो उस स्पीकर को आप सपोज सप्लाई दोगे तो जो साउंड निकल रहा है उस एवरेज वैल्यू से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जब हम मल्टीपल टाइम्स आउटपुट लेते हैं और उसका एवरेज निकाल देते हैं तो दैट वैल्यू कैन बी कंसीडर्ड एज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। उसको ट्रू वैल्यू के नज़दीक हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट, 2 तरह से हम ट्रू वैल्यू को देख सकते हैं। तो चलो अभी हम ऐसे टॉपिक है एरर के बारे में, तो हम सिस्टमैटिक एरर को देखते हैं। ये थियोरेटिकल पार्ट है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर जो होगा, द सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे यदि सपोज करो कि मेजर किया और लेस मेजर कर रहा है तो हमेशा ही लेस करेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो सिस्टमैटिक एरर है क्योंकि वो लेस ही मेजर कर रहा है हमेशा। यदि मोर मेजर करता तो मोर ही हमेशा मेजर कर रहा था। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 100 को 110 मेजर कर रहा था एक इंस्ट्रूमेंट, तो मोर मेजर कर रहा है, तो हमेशा उसमें जो एरर रहेगा वो ज़्यादा ही मेजर करने का होगा। और हम उसके रूट कॉज पे जा सकते हैं। अच्छा, हमेशा ज़्यादा मेजर कर रहा है, इतना ज़्यादा मेजर कर रहा है, ठीक है, ट्रू वैल्यू इतना है, आप जो भी मेजरमेंट आएगा ये काम कर लेना, ये एडजस्टमेंट कर लेना, ये चीज़ दे देगा। जैसे यदि एक इंस्ट्रूमेंट हमेशा ही 100 को 110 +10 +10 +10 +10 हमेशा ही मेजर करता है
तो हमें पता रहेगा ओके +10 ये हमेशा मेजर कर रहा है, जो भी मेजरमेंट ये दिखाएगा -10 करके रिजल्ट बता दो, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर उस तरह का होता है। तो सम ऑफ द सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर क्या हो सकता है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो पहला सिस्टमैटिक एरर का जो सोर्स हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, दैट अराइजेस फ्रॉम द एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब इंस्ट्रूमेंट में यदि इम्परफेक्शन डिजाइन है, डिजाइन इम्परफेक्ट है, यदि कैलिब्रेशन बहुत अच्छा से नहीं किया गया। कैलिब्रेशन का मीनिंग ये होता है, अक्सर क्या होता है, जैसा आपने स्केलिंग में देखा था, जो मैंने आपको पिछले क्लास में दिखाया था, एक स्केलिंग का वो चीज़ दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पे यही पोर्शन हमने दिखाया था आपको पिछले क्लास में भी, कि यहाँ पे जैसे जैसे स्केल हम चेंज कर रहे थे तो वैसे वैसे इसमें क्या हो रहा था, इसका रिजोल्यूशन वगैरह चेंज हो रहा था। ठीक है, तो यदि इसके अंदर में कोई चीज़ दिक्कत होता कि सपोज करो कि सप्लाई दिए, ये सपोज करो कि 100 पे होता, बिना सप्लाई दिए, या ये मिडिल को ऐसे दिखाते रहता, सप्लाई नहीं दिए तब ये इस पॉइंट को दिखा रहा है, तो सप्लाई नहीं दिए तब यदि सपोज करो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो हम कहेंगे जीरो एरर है। बिना सप्लाई का भी यदि 10 वोल्ट दिखा रहा है तो सप्लाई देंगे तो वो एडिशन हो जाएगा ऐसे, तो उसको हम कहेंगे कि जीरो एरर हो गया। ठीक है, ऐसा पॉसिबल होता है इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, तो उसके डिज़ाइन में। दूसरा होता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट दिया और यहाँ पे 10 वोल्ट इंडिकेट करे, इस प्रिंट आउट पे वो लिखा रहे। यदि प्रिंट आउट पे वैसा नहीं लिखा रहेगा तो हम कहेंगे कि ये कैलिब्रेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है कैलिब्रेशन और जीरो एरर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट में है, फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ग्रेजुएशन ऑफ ए थर्मोमीटर मे बी इनएडिक्वेटली कैलिब्रेटेड, इट मे रीड 104 डिग्री सी एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट एसटीपी। आपको पता है कि एसटीपी पे 100 डिग्री सी मेजर करना चाहिए, लेकिन वो 104 डिग्री सी मेजर कर रहा है। तो हमें पता है पहले से, अच्छा इसमें एक एरर है और ये 4 डिग्री का ये प्लस हमेशा दे रहा है, तो आगे भी यदि हमें सपोज करो कि 110 मेज़र करना है तो 114 मेज़र करके देगा, तो 4 डिग्री का क्या है वो हमें पता है, वो एरर कैसे है। इन अ वर्नियर कैलिपर द जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल मे नॉट कोइंसाइड विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल और सिंपली एन ऑर्डिनरी मीटर स्केल मे बी वोर्न ऑफ एट वन एंड। मतलब ये सब कई वजह से, इंस्ट्रूमेंट्स में खराबी की वजह से जो भी मेजरमेंट में एरर आता है वो सबको हम इंस्ट्रूमेंट एरर कहते हैं, जो कि एक काइंड ऑफ सिस्टमैटिक एरर ही है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा गया कि मेजर करो, लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट में इम्परफेक्शन कर दिया इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर्स। आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो है उसी को अच्छे से नहीं किए, आपने प्लस और माइनस वायर को जोड़ना था, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस जोड़ दिया, हो सकता है कि उसकी वजह से एरर आना शुरू हो जाए। टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी a thermometer placed under the armpit will always give a temperature lower than the actual value of the body temperature। armpit के अंदर में आप रखोगे तो एक्चुअल बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम ही देगा। तो एक तरह से क्या हो गया, ये तो एरर हो गया ना। Other external conditions such as changes in temperature, humidity, wind velocity during the experiment may systematically affect the measurement। एक आप मेजरमेंट में हमेशा तो वोल्टेज मेजर करने नहीं जा रहे हो सकता है कि आप दूसरा चीज़ मेजर कर रहे हो, टेम्परेचर मेजर कर रहे हो या विंड स्पीड मेजर कर रहे हो, उसमें बाकी चीज़ का भी अफेक्ट आना शुरू हो गया, हाई टेम्परेचर की वजह से आपका इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ एरर आ गया, तो ये सब चीज़ भी आपका एरर दे सकता है। बट हाँ, यहाँ पे ये चीज़ है कि सोर्स हमें मालूम है कि इस वजह से एरर आ रहा है, तो हम वहाँ पे उसको, जैसे टेम्परेचर का अफेक्ट पड़ रहा है तो हम उसको ऐसे जगह पे एक्सपेरिमेंट किए जहाँ पे टेम्परेचर जो चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स का उतना है, तो फिर इट्स ओके, वो रीडिंग सही देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो भी एरर का कारण हो सकता है, उसको सिस्टमैटिक एरर में रखेंगे। अब पर्सनल एरर क्या होता है, आप चीज़ों को देखने में गलती कर देते हो। जैसे रीडिंग यहाँ पे आपको पढ़ना था, ठीक है, और आप जैसे इस रीडिंग को पढ़ना था, यहाँ पे इंडिकेटर कहीं ऐसा है, आप एक आंख बंद कर देखोगे तो ये अलग दिखेगा या अलग दिखेगा, या आपने व्यू एंगल यदि बदला तो हो सकता है कि वो एरो का पोजीशन अलग दिखे, आपने इसमें इम्परफेक्शन रीडिंग मिला दिया। ठीक है, तो उसको पर्सनल एरर कह सकते हैं। तो दैट अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल्स बायस, इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus और इंडिविजुअल केयरलेसनेस
इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस एक्सेट्रा। इंडिविजुअल की वजह से जो एरर आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे पैरेलैक्स का भी है, जो पैरेलैक्स का मैंने बताया, किसी किसी का आई में डिफ़ॉल्ट है, वो पैरेलल जो दो लाइन है उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से रीडिंग गलत पढ़ लिया, तो हम दूसरा आदमी लगा देंगे तो वो एरर हट जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से जो सिस्टमैटिक एरर था उसका सोर्स हमने यहाँ पे देखा, और वो सोर्स सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज बाय इम्प्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, सेलेक्टिंग द बेटर इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिमूविंग द पर्सन बायस एज फार एज पॉसिबल। तो ये जो सिस्टमैटिक एरर है उसको कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। अच्छा इंस्ट्रूमेंट ला दो, उस पर्सन को बदल दो जो गलत एक्सपेरिमेंट करता है, गलत रीडिंग लेता है, तो ये इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ये चीज़ हो गया। तो अगला लाइन भी पढ़ ही लेते हैं, तब रैंडम एरर पे हम आते हैं। अगला लाइन में कहा कि फॉर अ गिवन सेटअप दीज एरर मे बी एस्टिमेटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड द नेसेसरी करेक्शन मे बी अप्लाइड टू द रीडिंग। आप इसको रिड्यूस कर सकते हो नेसेसरी एक्शन लेके, जो भी ये जो सिस्टमैटिक एरर है उसको। लेकिन नेक्स्ट टाइप का एरर जो है उसे रैंडम एरर कहते हैं। अब रैंडम एरर का, रैंडम का मतलब होता है हमें पता ही नहीं है रैंडमली किस वजह से ये चीज़ एरर आ गया, वो पता ही, सोर्स ही नहीं पता है कि एरर क्यों आया है, तो ऑब्वियसली इसको हम मिनिमाइज भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन तब भी हमें आइडिया आ जाता है बार बार एक्सपेरिमेंट करते हुए कि ये रैंडमली एराइज हो गया है और इतना होगा। द रैंडम एरर आर दोज एरर विच अकर्स इरेगुलरली, मतलब इरेगुलर, रेगुलर नहीं है, रेगुलर पैटर्न नहीं है कि हाँ ऐसे ही आएगा जैसे सिस्टमैटिक एरर में आ गया था। तो इरेगुलर एंड हेंस आर द रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज़, साइन एंड साइज। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो प्लस या एरर है या माइनस है या कितना अमाउंट का है। प्लस 10 वोल्ट का भी कभी दे दिया, कभी 2 वोल्ट का दे दिया, कभी 5 वोल्ट का दे दिया, कभी -3 दे दिया, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में रैंडम है। These can arise due to random and unpredictable fluctuation in experimental condition। जैसे अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन में चेंजिंग हो गया, जैसे प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या हो गया होगा। अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई, मैकेनिकल वाइब्रेशन, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, किस वजह से वो चेंज हो गया पता नहीं चल रहा है। Personal unbiased error by the observer taking a reading etc. For example, when the same person repeat the same observation, it is very likely that he may get different reading every time। सेम पर्सन यदि कर रहा है तब भी रीडिंग अलग अलग टाइम में अलग अलग ला सकता है, तो रैंडम एरर उसमें होगा। ठीक है, एक एडिशनल एरर का टाइप यहाँ पे बताया गया है जिसे लिस्ट काउंट एरर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेंगे। लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर आपको बताया गया था कि लिस्ट काउंट एरर क्या है। लिस्ट काउंट आपको पता ही है कि किसे कहते हैं, अभी उसके बारे में हम डिटेल में भी देख लेंगे। ठीक है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट, जो रिजोल्यूशन था आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, ऑल द रीडिंग्स और मेजर्ड वैल्यू आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू। जैसा मैंने आपको बताया था उसमें कि सबसे लोएस्ट डिवीजन 10 वोल्ट का था, तो 10 वोल्ट के नीचे हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे, उससे ऊपर ही हम मेजर कर पाते हैं। तो वही चीज़ कहा कि जो रिजोल्यूशन, जो लिस्ट काउंट होता है, उसी के ऊपर ही हम मेजर कर पाएंगे, उससे नीचे मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द लिस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। और रिजोल्यूशन आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या है, सबसे मिनिमम जितना एक डिवीजन का कितना अमाउंट है। ठीक है, कितना वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्नियर कैलिपर है, हैज़ द लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर का होता है, कभी कभी पूछ देता है। स्फेरोमीटर मे हैव लिस्ट काउंट ऑफ 0.001 सेंटीमीटर, इसकी रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी है, इसकी रिजोल्यूशन बेकार है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट एरर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर बट विद इन अ लिमिटेड साइज। इसे रैंडम एरर में ही हम लिस्ट काउंट एरर को भी मान लेते हैं। तीसरा इसलिए हमने ए और बी टाइप का ही इसलिए देखा था। ठीक है, इट अकर्स विद बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। इफ वी यूज अ मीटर स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इट मे हैव ग्रेजुएशन ऑफ 1 mm डिवीजन स्केल स्पेसिंग और इंटरवल। यदि हम देखते हैं, जैसे मीटर स्केल देखते हैं तो 1 mm का डिवीजन हो गया, तो उसका रिजोल्यूशन 1 mm हो गया। ठीक है, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हायर प्रेसिजन, इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स एक्सेट्रा, वी कैन रिड्यूस द लिस्ट काउंट एरर। हम जितने अच्छे रिजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट्स होगा, जैसे ये यूज करेंगे तो लिस्ट काउंट एरर को हटा देगा।
Repeating the observation several times and taking the arithmetic mean of all the observation, the mean value would be very close to the true value of the measured quantity। जैसा मैंने आपको कहा था कि एक ट्रू वैल्यू तो आपका थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन दूसरा ट्रू वैल्यू कैसे ले सकते हैं, बार 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 आप मेजर लें और इन सब चीज़ का क्या निकाल दें, एक मीन निकाल दें, एवरेज निकाल दें। इसी को हम क्या मानना शुरू कर देंगे, ट्रू वैल्यू, क्योंकि ट्रू वैल्यू नहीं रहेगा तो आप एरर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके मैथमेटिक्स पे आ जाएंगे जहाँ पे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, कैलकुलेशन क्या होगा कि कोई खास मेजरमेंट दिया जाएगा तो उसका उसमें एरर कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। अभी जो ये क्लास था ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका पिछला में अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे कि ये एरर, प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है और कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप बताओ, कौन बताएगा मुझे कि लेस एक्यूरेट जो है वो लेस प्रिसाइज ही होगा, ट्रू या फॉल्स? कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।